Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 10 अगस्त 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। दोस्तों इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपसे एक टेस्ट जो है वो लिया जाता है। यानी पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनने के बाद में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। जो आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, उससे एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो फटाफट उसके लिए टेलीग्राम पर जाओ। वहाँ पे जाके दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी लिखना है, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाके फिर से आपने दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहले आर्टिकल में बात की जा रही है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है, पहले खबर सुन लो। न्यूज़ ये है कि जो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 वाला है ये रिसेंटली यहाँ पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको लेकर जो वेरियस आर्टिकल्स हैं वो बात कर रहे हैं। तो ये जो बिल है ये किस चीज़ की मांग करता है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। देखो इस बिल की मांग है एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप करना। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि हाँ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम की बॉडी बनाने की मांग है इस बिल की। क्यों? और इसमें एक चीज़ और पता चल रही है कि भाई रिसर्च को प्रमोट करने की बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया में जो रिसर्च और डेवलपमेंट का सेक्टर है इसमें हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो इसी सेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये जो बॉडी है इसको सेटअप किया जा रहा है और उसके लिए पूरा बिल लेकर आया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बॉडी बनकर आएगी ये अपने आप में सबसे ऊपरी लेवल की एक बॉडी होने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जो साइंटिफिक रिसर्च होंगे उसमें अपना डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना उसी के रिकमेंडेशन पर सारा काम चलेगा। दूसरी चीज़ देखो इस बिल की मांग ये भी है कि 50,000 करोड़ रुपए का एक पूरा का पूरा जो फंड है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और वो जो फंड है उसमें काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन आने वाला है प्राइवेट सेक्टर से भी, ताकि हम लोग क्या कर सकें अपने देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को पूरी तरह से प्रमोट कर सकें। इनोवेशंस को, नए नए जो आविष्कार हैं उसको हम लोग प्रमोट कर सकें। और इसके प्रमोशन के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उसके बाद जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर भी इस पूरे रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि आज के समय में चाइना, यूएसए जैसे कंट्रीज़ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं जब बात करते हैं हम रिसर्च और डेवलपमेंट की। क्योंकि जब तक रिसर्च डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं होगा तब तक नए नए आविष्कार, नए नए इनोवेशंस अपने देश में नहीं हो सकते। तो ये जो बिल है वो स्पेशली इसके ऊपर फोकस कर रहा है। इसकी मांग है अलग अलग फंड्स बनाना। इस बिल में बेसिकली बोला जा रहा है हम अलग अलग फंड्स बनाएंगे। एक फंड होगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड, ठीक है, जो भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ होंगी वो उस फंड को वहाँ पे खर्चा जाएगा। देन उसके बाद में एक होगा इनोवेशन फंड, जो कि आविष्कारों को सपोर्ट करने के लिए अलग से यहाँ पर फंड बनाया जा रहा है। देन एक होगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंड, ताकि जितने भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 के अंदर में उनको हम लोग आगे फर्दर बढ़ा सकें। और साथ ही साथ में बोला जा रहा है एक या एक से ज़्यादा कुछ और स्पेशल पर्पस फंड्स होंगे, यानी अलग अलग और भी फंड्स होंगे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए और अलग अलग रिसर्चेस के लिए बनाए जाएंगे। वो फंड उन पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर खर्चा जाएगा। नाउ नेशनल रिसर्च फंड का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या होने वाला है, इसका मेन फंक्शन ये होगा कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, अकेडमिया है, प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के बीच में एक कोलैबोरेशन को बनाकर रखना, रिसर्च सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करना। बात घूम फिर के वापस से रिसर्च के ऊपर ही आने वाली है। इसका मेन मकसद है इस पूरे बॉडी का, या इसका मेन काम क्या होगा कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, नई नई नीतियाँ को यहाँ पे तैयार करना, नए नए जो लॉज है उसको यहाँ पर रेडी करना, रिसर्च और डेवलपमेंट्स को लेकर कोलैबोरेशंस जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना। समझ गए? और इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कहीं से तो स्ट्रक्चर को लेकर ज़रूर आएगा कि ये जो बॉडी है एनआरएफ, इसमें ये जो पूरा बोर्ड बनाया जाएगा, इस बोर्ड में कौन कौन से कितने कितने मेंबर्स होंगे। देखो ये जो पूरी बॉडी बनेगी ना नेशनल रिसर्च फंड, इसके लिए एक पूरा बोर्ड होगा, ताकि वो जो पूरा बोर्ड है वो इस बॉडी को चला सके। उस बोर्ड के अंदर में
15 से लेकर 25 तक इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, जिनको हेड करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्लस हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी जो हैं वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं इस एनआरएफ के। बाकी जो मेन प्रेसिडेंट है वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे इस बोर्ड के, और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर होंगे। और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा जो कि यहाँ पर इसको अच्छे से रूल कर रहा होगा। प्लस इस फाउंडेशन के पास में एक अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगा जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के अंडर में आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर में होने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों कई बार मैंने आपको डीप सी मिशन के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो समुद्र के अंदर जाने की तैयारी आज के समय पर और ज़्यादा पक्की हो चुकी है। तो हमारा यहाँ पर ये जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग मत्स्य 6000 को समुद्र के अंदर भेजने वाले हैं। 6 लोग समुद्र के अंदर जाएंगे समुद्र को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। और कितनी गहराई में? 6000 मीटर की गहराई में। तो हुआ क्या है, इसके ऊपर तो काम बहुत पहले से चल तो रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली ये निकल कर आई है कि भारत का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग पहले टारगेट ये बना रहे हैं कि 3 लोग को भेजेंगे और समुद्र के अंदर में लगभग 6000 की मीटर की गहराई में भेजा जाएगा इस प्रकार की सबमर्सिबल का यूज़ करके, तब यहाँ पे उनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या है ये जरूर से ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये भारत का पहला मैन्ड मिशन है। मैन्ड मिशन मतलब इसमें हम लोग इंसानों को भेजने वाले हैं ताकि जो डीप सी है बेसिकली, या डीप ओशन है, जो समुद्र की गहराई है उसको एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ पे देख सकें, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर आ सकें। क्या सैंपल्स ला सकते हैं? जब वो समुद्र के अंदर एक व्हीकल के अंदर होगे तो सैंपल्स कलेक्ट कैसे करेंगे? तो देखो उस जो मशीन है, जो व्हीकल है, उसके ऊपर एक रोबोटिक हैंड भी होगा जो कि यहाँ पर सैंपल्स को कलेक्ट कर सकता है। तो इस पूरे डीप ओशन रिसोर्सेज को स्टडी करने के लिए, है ना, ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि जो ये मिशन है ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, ये केवल अपना काम करेगा एक्सप्लोरेशन का, डीप सी ओशन को और ज़्यादा गहराई में देखने का। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हमारे देश की ब्लू इकॉनमी को भी सपोर्ट करेगा। जैसे ब्लू इकॉनमी मतलब कि जो हमारा समुद्र है, उस समुद्र से कई सारे जो रिसोर्सेस हैं उसको निकाल कर हम लोग उससे ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे कई सारा जो पैसा है वो जनरेट हो रहा है, हमारी इकॉनमी है वो रन कर रही है। ठीक है, तो उसी को और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेगा ये डीप सी मिशन। अब देखो यहाँ पे ना, इस पूरे मिशन को लागू करने के लिए या फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके ऊपर एक सबसे बड़ा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है। कौन सी है वो? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ना जो व्हीकल भेजा जाएगा उस व्हीकल का नाम रखा गया है मत्स्य 6000 इसलिए क्योंकि वो समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में जाने वाला है। ये आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये वही व्हीकल है जिसमें 3 लोगों को बैठा कर भेजा जाएगा। और ये काम कैसे करेगा तो इस चीज़ को भी देख लो। तो यहाँ पर पहले तो एक जहाज़ समुद्र के बीचों बीच में जाएगा और जहाज़ जाने के बाद में इसमें ना वही सबमर्सिबल व्हीकल रखा होगा। इस व्हीकल को समुद्र में उतारा जाएगा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर ये व्हीकल समुद्र के अंदर जाएगा। इसमें एक रोबोटिक हैंड लगा होगा जो कि सैंपल्स को कलेक्ट कर सकता है। इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए जो है वो खर्चे जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। मत्स्य 6000 वाला जो व्हीकल है, व्हीकल आपने देख लिया, इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई के अंदर है। इसको बनाया गया है समुद्रयान मिशन के अंदर में, जो कि मेन मकसद है हम लोग समुद्र के मिनरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। और प्लस इसकी कैपेबिलिटी कितनी है? तो ये जब व्हीकल समुद्र के अंदर जाएगा ना तो 12 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है, 12 घंटे तक चलेगा। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो कोई सी इमरजेंसी में 96 आवर्स तक ये वर्क कर सकता है ह्यूमन सेफ्टी के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियर हो गया? बाकी डीप सी ओशन में आपको बता चुका हूँ, ये डीप ओशन मिशन, यार बार बार डीप सी ओशन बोल रहा हूँ, डीप ओशन मिशन यहाँ पर आपको पता ही चल चुका है। इसका मेन मकसद है कि हमारे ओशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके ताकि जो हमारे कह सकते हो कि ब्लू इकॉनमी है उसको यहाँ पे सपोर्ट करना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, वो ऑलरेडी सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं, कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बची नहीं है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर देना यार। 2000 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं डेली बेसिस पे, प्लीज़ उसको सपोर्ट करके पहुँचा देना, वैसा आप पहुँचा देते हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात की जा रही है रेनॉल्ड्स फिनोमेनन की। अब ये रेनॉल्ड्स का फिनोमेनन क्या है इसको समझते हैं। देखो कई बार किसी के हाथ ना, जैसे उंगलियां हैं बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती हैं, बिल्कुल सफ़ेद, कई बार काफ़ी लाल हो जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो रेनॉल्ड का जो फिनोमेनन है ये रिसेंटली न्यूज़ में निकल कर आया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस फिनोमेनन को और ज़्यादा डिटेल से इन्वेस्टिगेट किया है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स साथ में मिलकर इकट्ठे हुए हैं इसको और ज़्यादा डिटेल से देखने के लिए।
तो रेनॉल्ड फेनोमेनन क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। नैरो मतलब ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कंजस्टेड यानी कि पतली हो जाती हैं, आप ऐसा कह सकते हो, जिससे कि ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता। और आपको पता है पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका बॉडी का कलर कुछ इस प्रकार से रहता है। और ब्लड फ्लो अगर किसी भी एरिया में बंद हो जाएगा तो उस एरिया का जो उस बॉडी पार्ट का जो बेसिकली जहाँ पे ब्लड फ्लो बंद हो चुका है वो एरिया सफ़ेद पड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे होता है, जैसे फिंगर्स के अंदर भी ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी नसें हैं जो कि ब्लड को लेकर चल रही हैं, आर्टरीज हैं बेसिकली जो ब्लड को लेकर चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अटैक होता है और उसी अटैक को नाम दिया गया रेनॉल्ड्स अटैक। तो रेनॉल्ड्स अटैक के दौरान एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारी उंगलियों में, हमारी उंगली या फिर जो पैर हैं हमारे, है ना, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारी आपको आर्टरीज देखने को मिल सकती हैं। वो ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, उतनी टाइट होनी नहीं चाहिए जितनी टाइट वो हो जाती हैं। और जैसी टाइट हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है खून का जो फ्लो है वो बहाव रुक जाता है या बहुत धीमी गति से होता है, और उस बहाव रुकने की वजह से जिस एरिया में खून नहीं पहुंच पा रहा है वो एरिया सफ़ेद पड़ने लगता है। अब रेनॉल्ड के टाइप्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो कंडीशन है, ये जो नाम दिया गया है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को या फिर कह सकते हो इस पूरे बीमारी को, ये एक फ्रेंच डॉक्टर है जिन्होंने सबसे पहली बार इस इंसिडेंट को खोजा था। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंच डॉक्टर जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया 1862 में, तो उन्हीं के नाम के ऊपर जो है ये रेनॉल्ड नाम रख दिया गया इस बीमारी का। अब रेनॉल्ड दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है प्राइमरी रेनॉल्ड, ठीक है, इसको हम रेनॉल्ड डिजीज़ के नाम से जानते हैं, या कि ये बिना किसी बीमारी के हो सकता है। ठीक है, जो लक्षण होता है वो काफ़ी नॉर्मल होते हैं। एक होता है सेकेंडरी रेनॉल्ड, यहाँ पर कह सकते हो ये किसी ना किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, जो आपकी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाए, जो खून है वो इसी से फ्लो ना हो पाए। तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सीधा हमारे बॉडी का जो कनेक्टिव इश्यूज़ हैं उसके ऊपर अटैक होगा, और कनेक्टिव इश्यूज़ के ऊपर अटैक होना जैसे ल्यूपस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ल्यूपस में आप देख पाओगे जो सबसे जो कॉमन चीज़ है वो क्या देखने को मिलती है, ल्यूपस में जो सबसे कॉमन चीज़ किडनी वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, स्किन के ऊपर रैशेस देखने को मिल सकते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने लगती हैं। ऐसी रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है इस पर भी कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती हैं, है ना, तो मेनली जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। और कई बार एक इंसान को ल्यूपस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों हो जाता है। इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है ना, बुखार वाली प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कह सकते हो पेन होना, शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर सीधा अटैक होता है, और उसकी वजह से हेल्थ कंडीशंस पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर सोर्स होने लगेंगे, यानी कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ मरने लगेंगे, वो ख़त्म होने लगेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कितनी सीरियस है, प्राइमरी वाली है सेकेंडरी वाली है। प्राइमरी वाली नॉर्मल कंडीशन है, सेकेंडरी वाली थोड़ी हायर कंडीशन है, तो कंडीशन कैसी है, कितनी सीरियस है, उसके बेसिस पर यहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रेनॉल्ड अटैक में क्या होता है, तो रेनॉल्ड अटैक में जो बेसिकली हमारी जो है हमारी जो आर्टेरियोलोइज हैं, ठीक है, आर्टेरियोल्स और साथ ही साथ में जो कैपिलरीज हैं हमारे फिंगर्स के अंदर में, टोस के अंदर में, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए। या फिर कह सकते हो ये जो अटैक है वैसे ही ज़्यादातर कब होता है, जैसे आप देख पाओगे कि हम लोग थोड़े ठंडे एरिया में, आप ठंडे ठंडे कोल्ड शावर ले लो, कोल्ड शावर ले लोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ जो है वो उंगलियाँ जो है सफ़ेद पड़ने लगती हैं, या फिर किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ये जो प्रॉब्लम से होने लगती हैं। ठीक है, या फिर ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, कोल्ड वाले रीजन में हो तब भी अटैक हो सकता है, या फिर आप इमोशनल स्ट्रेस में हो तब भी अटैक हो सकता है। तो ये भी एक मेन रीज़न है, और इन अटैक की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो आने लगती हैं। समझ गए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे हमने थंबनेल वाला आर्टिकल जो है वो लगाया है। अब थंबनेल में जो आर्टिकल लगा है वो है आई ऑफ द सी, हमारे समुद्र की आँख। समुद्र की आँख को बेसिकली बोलते हैं निरक्षी। ठीक है, निराक्षी। तो ये निरक्षी बेसिकली क्या है, तो इस प्रकार का यहाँ पर एक अंडर वाटर व्हीकल तैयार किया गया है जो आपको ये सिलेंडर वाली शेप में दिखाई दे रहा है। ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये पानी के अंदर में चल सकता है और पानी के अंदर चलते चलते पूरे समुद्र के ऊपर निगरानी रख सकता है, और समुद्र की आंख इसको बोला गया है, नाम ही इसका रखा गया है निरक्षी। तो भारत ने हाल ही में इस निरक्षी को ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को लॉन्च किया है। किसके लिए? माइन डिटेक्शन के लिए। कई सारी माइंस बिछा दी जाती हैं ना, माइंस होती हैं जो कि विस्फोट हो सकती हैं, तो उन माइंस के डिटेक्शन के लिए। और बहुत सारी प्रकार के माइंस होती है, फ्लोटिंग वाली भी होती है जो कि विस्फोट हो सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी नेवी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए, उसी का पता लगाने के लिए यहाँ पे जो ये निरक्षी है इसको लॉन्च किया गया। निरक्षी मतलब क्या होता है? आइज़ इन द वाटर, पानी के अंदर एक आँख होगी ये। और ये कुछ इस प्रकार की पहली चीज़ होने वाली है हमारे देश के अंदर में। अब ये ट्रायल में चल रही है, और उसके बाद में जो हमारी इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, आर्मी है, ये सब इसका यूज़ करेंगे। पहले मतलब अभी ना ट्रायल हो रहा है,
जब इसको कमर्शियली लॉन्च किया जाएगा तब ये सभी आर्मी जो है हमारी वो यूज़ करने वाली है इसकी, हमारी कोस्ट गार्ड, आर्मी, इंडियन नेवी, ताकि माइंस का पता लगाया जा सके। और जो निरक्षी है इसको तैयार कैसे किया गया है, ये बेसिकली किसी एक ने तैयार नहीं किया है, अलग अलग जो ग्रुप्स उन्होंने कोलैबोरेशन करके इसको रेडी किया है। तो कोलकाता बेस्ड जो वॉरशिप मेकर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, दूसरा यहाँ पे एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी देखने को मिल पाएगी जिसका नाम है एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने साथ में मिलकर कोलैबोरेशन करने के बाद में इस निरक्षी को बनाया है। तो एक ऑटोनोमस अंडर माइन कह सकते हो, सॉरी अंडर वाटर व्हीकल है और इसका मेन काम है माइन को डिटेक्ट करना। समझ गए। फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑलरेडी देखो वापस से वही बात है, माइंस की खोज करना, प्लस ये इसका साइज़ देखोगे तो 2.1 मीटर लंबा एक सिलेंड्रिकल शेप में व्हीकल को बनाया गया। इसका वेट लगभग 45 किलोग्राम के आसपास है। एंडोरेंस यानी इसकी पावर की बात करेंगे तो 4 घंटे तक ये वर्क कर सकता है, प्लस हमारे समुद्र के अंदर 300 मीटर की गहराई में जाकर भी ये काम कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ट्रैकोमा के बारे में बात की जा रही है। अगेन एक और डिजीज़ न्यूज़ में बनी हुई है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और ये बोला कि जो इराक नाम का कंट्री है, जो इराक है, इराक ने यहाँ पे अभी अलग से 17 देशों को ज्वाइन कर लिया है, 17 देशों को ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, वो 17 देशों का ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? वो 17 कंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने अपने देश में जो ये ट्रैकोमा है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो इराक के अंदर भी ट्रैकोमा ख़त्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। इस वजह से इराक ने यहाँ पर इन 17 देशों को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, समझ गए, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इराक कह सकते हो वैसे 50वां कंट्री बन चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिसको यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसी के साइड से अप्रूवल मिला है और ये एक ऐसा देश बन चुका है जिसने अब इस प्रकार की जो बीमारी है ट्रैकोमा है इसको एलिमिनेट कर दिया है अपने देश से। अब ट्रैकोमा होता क्या है ये ज़रूर से जानना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर में। तो ट्रैकोमा एक प्रकार की डिजीज़ है जो कि हमारे आँख में होती है और ये एक इन्फेक्शन की वजह से होती है और उस इन्फेक्शन के पीछे का रीज़न है बैक्टीरिया। ठीक है, और वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है बैक्टीरियम क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, बैक्टीरियम क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये बैक्टीरिया की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो आँख है वो इस प्रकार से हो जाती है। आँख का जो हमारा कॉर्निया है, ऊपर का जो बिल्कुल मेन हिस्सा होता है, जो कॉर्निया होता है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये आप देख पाओगे ऊपर ना एक प्रोटेक्शन है जो कॉर्निया, जिसकी वजह से आँख आपको प्रॉपरली दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक कॉर्निया डैमेज हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लाइंडनेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है, इंसान अंधा हो जाता है। तो एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जिसके ऊपर हम प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और दुनिया का कहीं ना कहीं कह सकते हो खतरनाक एक इन्फेक्शियस डिजीज़ भी माना जाता है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ध्यान रखना इसके बारे में। ये फैलता कैसे? आराम से फैल सकता है। एक इंसान जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, ठीक है, उसके माध्यम से अगर कोई नॉर्मल पर्सन उसके पर्सनल कांटेक्ट में आता है, तो पर्सनल कांटेक्ट में जैसे उसका यूज़ किया हुआ क्लॉथ हो गया या बाकी सारी चीज़ें हो गई, उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये इन्फेक्शन एक इस वाले पीड़ित इंसान से नॉर्मल इंसान में फैल सकता है। समझ गए। और इसमें जैसे मैंने बोला कि जो हमारा कॉर्निया है आँख का, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये देखो आँख का अंदर का स्ट्रक्चर, ये वाइट वाला पोर्शन हो गया है ना, ये आपका ब्लैक वाला पोर्शन हो गया। इस ब्लैक वाले को प्यूपिल बोलते हैं, पता होगा। बाहर वाला रेटिना होता है, फिर ये बीच का जो पोर्शन होता है ये नीला कलर का, आपको अलग अलग कलर्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आइरिस कहलाता है। ठीक है, और यहीं पर ऊपर आपको ये ना कॉर्निया देखने को मिलेगा। यहीं पर आप कह सकते हो ये ना प्रोटेक्शन दे रहा है ऊपर की साइड में कॉर्निया, और यही कॉर्निया खत्म हो जाता है तो उसके बाद में अगर ये कॉर्निया जैसी डैमेज हुआ तो ये जो हमारा पूरा का पूरा आँख है, जो ब्लाइंडनेस है, वो स्टार्ट हो जाती है, दिखना बंद होने लगता है। अब ट्रैकोमा जैसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए WHO ने कई सारी स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है सेफ स्ट्रैटेजी, यानी जो सेफ वाली रणनीति है इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ट्रैकोमा नाम की बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये सेफ स्ट्रैटेजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना। एस का मतलब है सर्जरी। सर्जरी से यहाँ पर जो ब्लाइंडिंग स्टेज है, ठीक है, वो यहाँ पर ठीक की जा सकती है। दिखना जो बंद हो गया है उसको ठीक किया जा सकता है। ए से एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जैसे खासकर एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है अजिथ्रोमाइसिन। और एफ से है फेशियल क्लीनिनेस, आपको यहाँ पर अपना फेस को साफ रखना होगा। तीसरा जो है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये काम करना होगा। एक अच्छा पानी आपको मिल पाए, साफ़ सुथरा पानी मिल पाए, एनवायरमेंट में साफ़ सफाई हो पाए, तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो लोगों को बचा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो 17 कंट्रीज़ को इराक ने ज्वाइन किया है, बाकी 17 कंट्रीज़ और कौन कौन सी हैं जिन्होंने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है? तो उसमें है बेनिन, कैम्बोडिया, चाइना, गाम्बिया, घाना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसके बाद में लाओस, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे मालावी हो गया, माली, मैक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, टोगो और वनाउतु, ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे ना मैं जो फ़ोटो लगाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं।
आर्टिकल तो है ना, आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है। आर्टिकल में बात की जा रही है जीएमपी स्टैंडर्ड्स के बारे में, दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स। अब दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखो न्यूज़ क्या है, पहले हम लोग इस खबर को समझते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक डेडलाइन सेट कर दी है कि जो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है जीएमपी, ये ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना। किसको इम्प्लीमेंट करना है, किसको लागू करना है? जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो दवाइयाँ बना रही हैं, इन कंपनी को ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लागू करना ही करना इनके लिए कंपलसरी कर दिया है। और इन प्रैक्टिसेस को हम कह सकते हैं 2018 में इसको रिवाइज भी किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सारा काम किया जा रहा है। अब ये लाया किस लिए गया है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ये तो गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिस है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंश्योर करेगा कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाया जाए, उसकी क्वालिटी को चेक किया जा सके, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रख सके। क्योंकि पिछले कुछ समय पर कई सारी दवाइयाँ ऐसे बनकर भारत से निकली हैं जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों की जान गई है। फॉर एग्जाम्पल गाम्बिया में इंसिडेंट हुआ था, उज़्बेकिस्तान में हुआ था, आपको पता होगा। जो कफ सिरप है उसकी वजह से पूरा का पूरा इशू उठने लगा था। तो बोला ये जा रहा है कि हमें अब क्या करना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना, जो दवाइयाँ वाली कंपनी है उनको ये लागू करना है। इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन यानी दवाइयों का उत्पादन हो रहा है, इसमें कोई भी रिस्क ना हो, छोटा रिस्क भी हो उसको हम ख़त्म कर दें। और ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा कि आप एक दवाई बना दो, उसका फाइनल टेस्ट करो, ऐसे कुछ नहीं पता चलता है। आपने सब एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे और सब एस्पेक्ट्स को कवर करने के बाद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करता है। ये जीएमपी क्या बोलता है कि दवाई का प्रोडक्शन, उसका स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर उसके इक्विपमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, इक्विपमेंट टू द ट्रेनिंग, पर्सनल हाइजीन ऑफ स्टाफ, सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। उसके बाद जाके एक क्वालिटी वे में दवाई को तैयार किया जाता है। तो ये जो जीएमपी सिस्टम है, इसको सबसे पहली बार भारत में 1988 में लेकर आया गया था। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स है 1945 के, इसके शेड्यूल एम के अंदर में इसको लाया गया। और जो आखिरी अमेंडमेंट हुआ है इस वाले लॉ के अंदर में, इस जीएमपी के अंदर में, वो जून 2005 में हुआ था। समझ गए? और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग अराउंड 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। कितने? 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत के अंदर में हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। और इनमें से लगभग 8,500 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि छोटे छोटे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हमारे जो देश है, इनके पास में कह सकते हो कि लगभग 2,000 यूनिट्स एमएसएमई कैटेगरी में हमारे कंट्री में देखने को मिल जाती है, जिनके पास में WHO का जीएमपी सर्टिफिकेशन है। कुछ ने यहाँ पर जीएमपी को लागू कर रखा है, कुछ ने नहीं कर रखा है। हमें क्या है, अभी जो नए नियम है, नए नियम सभी कंपनीज़ के ऊपर लागू होने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी कंपनीज़, जो बड़ी कंपनीज़ जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का है, 250 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं, उनको 6 महीने के अंदर अंदर इन जीएमपी को लागू करना होगा, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को। और जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम का है, उनको 1 साल दिया गया है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को लागू करने के लिए। समझ गए? तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा लॉ। देन उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है मेसियर 57 के बारे में। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो हाल ही में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ किया है। आपको पता होगा दिसंबर 2021 में एक टेलीस्कोप, हमने सबसे बढ़िया टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अभी स्पेस में जो सबसे बढ़िया टेलीस्कोप है तो वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप ने यहाँ पर क्या किया है, मेसियर 57 का एक नया इमेज को कैप्चर किया है और इसको हम लोग रिंग नेबुला के नाम से जान रहे हैं। रिंग नेबुला कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। अंतरिक्ष से ये वाला फोटो खींचकर भेजा गया है, किसके थ्रू? इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू। तो ये क्या है पूरा मामला, मेसियर 57 समझते हैं। तो मेसियर 57 क्या है? एक रिंग नेबुला। ये जो रिंग नेबुला है ना, ये लगभग कह सकते हो कि हमारे एरिया से लगभग 2000 लाइट ईयर दूर है। और ये कहाँ पर है? एक लायरा नाम का कॉन्स्टलेशन है, उसके अंदर है। इसको 1779 में डिस्कवर किया गया था। अभी यहाँ पर इसका फोटो भेजा गया है। अब लायरा कॉन्स्टलेशन क्या है? देखो कॉन्स्टलेशन क्या होता है बेसिकली, जब हमारे स्टार्स, बादल के अंदर जो सितारे एक पैटर्न को बना रहे होते हैं तो उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अब लायरा क्या है? लायरा ये वाली शेप कहलाती है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाली जो शेप है ये लायरा है। तो सितारे कुछ इस प्रकार से पैटर्न में बने हुए जिन्होंने लायरा बनाया, यही है मेसियर 57। यहीं पर आप कह सकते हो ये ना जो रिंग नेबुला है, मैंने जैसे बोला 2000 लाइट ईयर दूर है। कहाँ पर है? इसी कॉन्स्टलेशन के अंदर में, इसी सितारों का जो ये पूरा ढांचा है, इसी के अंदर में आपको ये मेसियर 57 देखने को मिलता है। ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही चमकीला है। इसको हम लोग एक नॉर्मल टेलीस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ये जन्मा कैसे है, ये कैसे बना ये नेबुला? ये बना है एक डाइंग स्टार से। एक खत्म होता हुआ जो सितारा है, जो लास्ट में वो खत्म होने लगता है, एकदम से एक्सप्लोड होता है खत्म होते होते, तब जाके यहाँ पर ये बनकर निकला है,
ठीक है। जो ये प्लानिटरी नेबुला होता है ये अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पैटर्न्स में होता है ना। कुछ रिंग शेप में होता है, कुछ विस्पी क्लाउड्स के फॉर्म में होता है, कुछ बबल्स की तरह यहाँ पर दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, क्योंकि इसी टेलीस्कोप ने ही तो यहाँ पे ये फोटो क्लिक करके भेजा है। ये जो टेलीस्कोप है इसको बनाया गया है कोलेब्रेशन के माध्यम से, यानी कि देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा, इन तीनों ने मिलकर इस टेलीस्कोप को बनाया था और दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। और आज के समय पर ये टेलीस्कोप हमारे L2 वाले ऑर्बिट पर प्रेजेंट है। जो L2 पॉइंट है ना, L2 पॉइंट बेसिकली हमारी पृथ्वी का जो ऑर्बिट होता है, पृथ्वी के ऑर्बिट के पीछे लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर यह टेलीस्कोप आज के समय पर लॉन्च हुआ है। और अभी अपने आप में कह सकते हो अभी तक का एक सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि किसी भी वेदर में बढ़िया से बढ़िया फोटो खींच के हमें भेज रहा है। इसका मेन काम यही है कि एक कॉस्मिक हिस्ट्री जो है उसको पूरी तरह से एग्जामिन करना, कि कैसे हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, वो कैसे बना है, कैसे सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ है, कैसे सौर मंडल बना है, कैसे ब्रह्मांड बना है। बिग बैंग थ्योरी की यहाँ पर जो पूरी जांच है वो करना। बिग बैंग आपको पता होगा ना, बोला यह जाता है कि जो हमारा स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वो एक समय पर एक छोटा सा पॉइंट हुआ करता था। वो पॉइंट एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद में वो जो अंतरिक्ष हमारा वो एक्सपैंड करता चला गया, धीरे धीरे चीज़ें बनती हुई चली गई। और आज भी धीरे धीरे चीज़ें बनती जा रही हैं और यूनिवर्स और ज़्यादा धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। तो प्लैनेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए यहाँ पे जो टेलीस्कोप है उसको लॉन्च किया गया है। समझ गए? आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में सुना है तो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। पहले मैं लाइन से क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके आंसर नीचे लाइव चैट में मेंशन करना, फिर लाइन से मैं आपको लास्ट में आंसर्स बता दूंगा, ताकि आप सबको रीमैच कर सको, चेक कर सको सब सही है या गलत है। आज चलो हम दूसरी तरीके से ट्राई करते हैं। आज मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगा और हाथों हाथ इसका आंसर बताऊंगा, हाथों हाथ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को लेकर, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मैनी। पहला स्टेटमेंट, ये देखो इस बिल का मेन मकसद है कि एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाना। सेकंड स्टेटमेंट, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी मानी जा रही है, जिसका मेन काम होगा एक डायरेक्शन देना हमारे साइंटिफिक रिसर्च को हमारे देश के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट, ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, इसके पास में एक गवर्निंग बोर्ड है, मतलब इसके पास में एक गवर्निंग बोर्ड होगा, एक गवर्निंग बोर्ड बनेगा इस बॉडी का, और उस बोर्ड को हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हेड करेंगे। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा सही नहीं है। चलो आंसर बताओ। चलो 1 2 3, हो गया ना आंसर? लिख दिया आंसर? क्या है, समझ में आ गया क्वेश्चन? पॉज करके चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। केवल 2 स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों में से। अच्छा, कौन कौन से सही है? पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा गवर्निंग बोर्ड होगा, ये जो हेड किया जाएगा वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं, हमारे प्रधानमंत्री इसको हेड करेंगे, आपको बताया था। समझ गए? तो यहाँ पर 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है समुद्रयान प्रोजेक्ट को लेकर। समुद्रयान प्रोजेक्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये भारत का पहला मैन्ड मिशन है, ठीक है, जो कि हमारे जो डीप ओशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये एक नोडल मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर इस एम्बिशन मिशन को लागू करने का काम कर रही है। तो बता दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत हैं। चलो आंसर लिखो, 1 2 3, लिखो आंसर। लिख दिया आंसर, पता चल गया? चलो आगे आते हैं, इसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा वाला गलत है। देखो आपको ही पता है यहाँ पर समुद्रयान प्रोजेक्ट एक मैन्ड मिशन है, इंसान को भेजने वाला है समुद्र के अंदर। दूसरा वाला गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक नहीं है, ये एक दूसरा मंत्रालय है। वो दूसरा मंत्रालय कौन सा है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, आपको बढ़ाया था। ये एक मिनिस्ट्री है जो कि इसको लागू करेगी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे रेनॉल्ट फेनोमेनन को लेकर बात की गई है। रेनॉल्ट फेनोमेनन को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, रेनॉल्ट फेनोमेनन को लेकर मतलब ये बोला जा रहा है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और ब्लड फ्लो को रोक देती हैं। सेकंड स्टेटमेंट, जो ये रेनॉल्ट फेनोमेनन है ये तब होता है, यूजुअली तब होता है जब एक इंसान कोल्ड यानी ठंड के एक्सपोजर में आए या फिर वो उसको इमोशनल स्ट्रेस हो जाए तब। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। चलो फटाफट आंसर लिखो, वेट करते हैं थोड़ा सा। लिख दिया? पता चल गया? चलो यहीं पे पॉज कर लेना इसको, क्योंकि आंसर आज मैं हाथों हाथ बता रहा हूँ। चलो आंसर देखते हैं।
इसका करेक्ट आंसर है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। आपको पता है रेनॉल्ड फिनोमेना अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पतली हो गई, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाथ है हमारे सफ़ेद पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये हो रहा है कोल्ड के एक्सपोजर में, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ निरक्षी। निरक्षी जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, ऑप्शन नंबर बी एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी एक शिवालिक क्लास स्टील दैन मल्टी रोल फ्रिगेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है? अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर फटाफट इसका दे दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे अगला क्वेश्चन का आंसर वैसे देख लिया होगा आपने, लेकिन कोई बात नहीं, आपने आखिरी आर्टिकल यही पढ़ा है। क्वेश्चन ये है कि जो मेसर 57 है इसको लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताओ यहाँ पे कि मेसर 57 क्या है, एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर है क्या एक सबमरीन है, क्या एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्या ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है, क्या या फिर ये एक रिंग नेबुला है? तो फटाफट इसका आंसर दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का ये रिंग नेबुला है। आगे आता हूँ उसके बाद अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेकर। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो रेगुलेशंस है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये प्रैक्टिस है, जो ये सिस्टम है, इसको सबसे पहली बार इंडिया में लाया गया था 1988 में, हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के शेड्यूल एम के अंदर में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये नए जीएमपी रेगुलेशंस यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जो नए रेगुलेशंस हैं, इनमें जो कंपनीज़ के लिए ये चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं, इनको ये लागू करना ही करना है। लेकिन कंपनी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है उनको यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस है इनको 6 महीने के अंदर अंदर लागू करनी है। ये बताओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे लिख दिया गलत, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या नीदर 1 एंड 2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले जीएमपी के बारे में बताया गया था। आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ट्रेकोमा के बारे में बात की गई है। ट्रेकोमा को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ट्रेकोमा एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सेकंड, ये स्प्रेड हो सकता है किसी पर्सनल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड फ्लाइज की वजह से। थर्ड, इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जिसने इस इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी यहाँ पर एक गलत है। कौन सा गलत है? लास्ट वाला, इंडिया यहाँ पर नहीं है वो कंट्री, वो भी इराक है जिसने एलिमिनेट किया रिसेंटली। दूसरा, ट्रेकोमा वाकई में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये फैल सकता है पर्सनल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये फैल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी। आज हमने थोड़ा नया पैटर्न अपनाया है, कल से वापस से पुराने पैटर्न पर आएंगे। हो सकता है आज काफ़ी से लोग कंफर्टेबल ना हो, लेकिन मेक श्योर करना अपना स्कोर ज़रूर लिख देना, लिखने के बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए हैं। ना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।